आज के समय में स्त्रियों का शिक्षित होना क्यों जरूरी है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। किसी नगर के एक स्वामीवान पंडित ने एक दिन राजा के दरबार में जाकर अपनी योग्यता बताई और अनुरोध किया कि उसे महल में रख लिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, आप परिश्रम कितना लेंगे? पूरे 100 रुपए प्रतिदिन। पंडित बोला, जानते हो इतने रुपए हमारे यहाँ स्वयं दीवान जी को भी नहीं मिलते। इस बार पंडित ने अपना सिर झुका लिया, फिर सोचकर बोला, राजा मैं 100 रुपए रोज ले लूंगा, इससे कम नहीं। वहाँ बैठे दीवान ने पंडित को देखा। गोरा रंग, दुबले पतले शरीर से मैले वस्त्र, सिर पर मेंढकी सी बंधी पगड़ी, उसकी दशा दीनता बता रही थी। फिर भी दीवान को क्या सूझी कि उसने राजा से कहा, महाराज इसे 100 रुपए रोज रख लीजिए। यह ब्राह्मण दरिद्र है, जब 100 से कम मान ही नहीं रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। राजा को दीवान की बातों पर आश्चर्य हुआ। दूसरे दरबारी भी उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे। फिर राजा ने कहा, दीवान जी, क्या यह अन्याय नहीं होगा कि हमारे यहाँ बहुत पुराने दरबारी भी इतनी रुपए नहीं पाते, और महाराज इस पंडित का अपनी बात पर अड़े रहना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है, इसे रख लीजिए। राजा ने दीवान की बात मान ली, उसे 100 रुपए दे दिए। रुपए लेकर पंडित अपने घर आया। उसने बेटी और पत्नी के सामने रुपए रख दिए। पत्नी की आंखें फटी रह गईं, पूछ बैठी, इतने रुपए कहाँ से लाए? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी बेटी रमा की बात पर अड़ा रहा। राजा को साफ साफ कह दिया कि हर रोज 100 रुपए लूंगा। आखिर दीवान की सिफारिश पर उसने बात मान ली। हर रोज मुझे 100 रुपए मिलेंगे, अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बोली, फिर तो जरूर हम पर कोई संकट आने वाला है। इतने सारे रुपए कोई यूं ही नहीं देता। बेटी रमा ने हंसकर कहा, माँ, देने वाला तो भगवान है, जब वह देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। पंडित ने कहा, मेरी बेटी ठीक कह रही है। अरे आज तक मैंने उसकी बात नहीं मानी, तभी तो इतने दिनों से दुखी जीवन जी रहा हूँ। रमा ने अपने पिता का स्वाभिमान से भरी आकृति की ओर देखा, फिर कहा, पिताजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विद्वान हैं, सिर्फ आप लौकिक व्यवहार नहीं जानते। आपको पता है कि भाग्य और पुरुषार्थ का जोड़ा हो तभी चलता है जीवन का घोड़ा। पिता बेटी की बात पर मुस्कुराया। समय बीतता गया। पंडित हर रोज 100 रुपए घर लाता और बेटी रमा ने पहले तो जीवन की जरूरतों को पूरा किया, फिर अन्य रुपए को परोपकार के कार्यों में लगाने लगी। वह गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी ले जाती और उनकी व्यवस्थाएं करती। उससे एक पाठशाला खुलवा दी और रुपयों से हर एक ना कुछ की सहायता करती थी। इधर पंडित दूसरे दरबारियों से जलने लगे। वे सदा सोचते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण पोंगा पंडित रोज 100 रुपए राजा से ले जाता है। आखिर 100 रुपए लेने वाले पंडित की परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, राजन, मैं राजा विक्रम सिंह का दूत हूँ। हमारे राजा ने संदेशा भेजा है कि आप हमारी 2 बातें उत्तर दें। यदि वे उत्तर सही होंगे तो अपना राज आपको दे देंगे। यदि आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपके राज पर आक्रमण कर देंगे। दूत की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह दूत की बात नहीं मानेगा तो व्यर्थ का खून खराबा होगा। वह बोला, आप अपनी बातें बताइए, हम लोग उत्तर देंगे। दूत ने ताली बजाई। 4 नौकर एक पालकी लेकर अंदर आए। उस पालकी में कुछ चीजें ढकी हुई रखी थी। उस दूत ने पास जाकर पालकी का आवरण हटाया। वहाँ 3 संगमरमर की परियां थीं, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, एकदम एक जैसी, उनमें कोई अंतर नहीं था। दूत ने उनकी ओर संकेत देकर कहा, महाराज, ये 3 परियां हैं, इन तीनों में अंतर बताइए। दरबार में उपस्थित सारे लोग उन परियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि इनमें अंतर क्या है। तीनों एक सी हबूब लग रही थी। वह कोई अंतर नहीं बता सका। अचानक दीवान को पंडित का ध्यान आया। उन्होंने
ने उस पंडित को बुलाया। सारे दरबारी में प्रसन्न होकर बोले, हाँ महाराज, उस 100 रुपये लेने वाले पंडित को बुलाइए। वे सब सोचने लगे, आज पंडित का खेल खत्म हो जाएगा। पंडित आया। राजा ने उससे पूछा प्रश्न। पंडित ने उन परियों को देखा, फिर बड़ी बारीकी से देखा। इस बीच पंडित सदैव पढ़ते रहने से विचार मन से उनकी बुद्धि बढ़ गई थी। अत्यंत ध्यान से परियों की मूर्तियों को देखता रहा। फिर उसने सोचा, इन मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है। अब यदि अंतर होगा तो कोई गुप्त ही होगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, महाराज, आप इन मूर्तियों को एक कक्ष में भिजवा दें। मैं इनकी अकेले में जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। इस बीच एक बार घर जाकर पुनः आता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली। पंडित सीधा अपने घर गया। उसने अपनी बेटी से सारी बातें बताई। उसने उसे एक मशवरा दिया। बेटी रमा ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी, आपका सोचना ठीक है। आप मूर्तियों के मुंह कान में बटी हुई रस्सियां डालें, उनसे जान पाएंगे कि क्या अंतर है। मंत्री मंत्रणा कक्ष में गया। उसने रस्सी को एक मूर्ति के कान में डाल दिया। वह रस्सी दूसरे कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो मुंह से निकल गई, और तीसरी मूर्ति की रस्सी कान में डाली तो वह पेट से चली गई। पंडित ने उन मूर्तियों को दरबार में भिजवा दिया और स्वयं अपनी बेटी रमा के पास गया। उससे बातचीत की, फिर दरबार में वापस आया। सबके सामने पंडित ने राजा से कहा, महाराज, इन मूर्तियों के बाहर से कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, पर भीतर से इनमें बड़ा अंतर है। फिर विस्तार से पंडित ने बताया कि पहली परी की मूर्ति के कानों के छेद आर पार हैं। इसका मतलब यह है कि एक परी कान से बात सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी परी के कान से बात सुनती है और मुंह से निकाल देती है। इसी तरह तीसरी परी कान से बात सुनती है और पेट में डालकर सदा सदा के लिए गुप्त रखती है। यही श्रेष्ठ परी है। पंडित का उत्तर सुनकर दूत को प्रसन्नता हुई। उसने कहा, वाह राजन वाह, आपके पंडित जी ने सही उत्तर दिया। अब दूत ने कहा, मेरी दूसरी बात यह है राजा कि किसी मृत से जीवित रहने वाला है और किसी जीवित आदमी से जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन सा हो सकता है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को साथ राजा का प्रश्न सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। अपने अपने दिमाग दौड़ाने लगे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं सूझा। पंडित ने इसका उत्तर सोच लिया। फिर वह आश्चर्य से बोला, राजा की आज्ञा लेकर मैं घर जाता हूँ। बेटी रमा से सलाह मशवरा किया। उसकी बेटी रमा ने अपने पिता को आदर भाव से देखकर कहा, पिताजी, मैंने कहा है कि आप बहुत योग्य हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बेवकूफ नहीं। राज दरबार में जाकर सबके सामने उत्तर दीजिए। भगवान आपकी मदद करेंगे। पंडित वापस दरबार में गया और राजा और सारे दरबारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित ने सबकी ओर देखकर कहा, महाराज, विक्रम सिंह के दूत ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि मृत से जीवित रहने वाला व्यक्ति मैं हूँ, पंडित। क्योंकि पंडित ही मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म के सारे कार्य करके दक्षिणा लेता है और अपने को जीवित रखता है। जीवित आदमी को जीवित वैद्य रखता है। वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार व्यक्ति को बचाकर जीवित रखता है। उससे प्राप्त रुपयों से अपना पेट पालन और स्वयं को जीवित रखता है। पंडित के इस उत्तर पर दूत अन्य दरबारियों से वाह की। इस तरह शर्त के मुताबिक राजा को विक्रम सिंह का आधा राज मिल गया। दरबार में पंडित की इज्जत मान सम्मान और बढ़ गई। राजा के मन में एक संदेह सदा सताता था कि पंडित इस बीच अपने घर क्यों जाता था। राजा ने एक दिन पंडित से पूछा। पंडित ने अपनी बेटी के बारे में बताया। फिर राजा ने उसकी बेटी को सम्मान के लिए दरबार में बुलाकर पूछा, बेटी, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने यह सारा ज्ञान विद्या से पाया है। मेरे पिताजी बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत ज्ञान अध्ययन किया है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं, मतलब बेटा की तरह पाला है। जबकि ब्राह्मण समाज में स्त्री जाति को पढ़ाने का विरोध किया जाता है। उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह न करके मुझे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कराया। साथ ही लोक जीवन, साहित्य, समाज का भी ज्ञान कराया। उन्हीं की कृपा का फल है महाराज। मेरे पिता सीधे साधे इंसान हैं। उनके आत्मविश्वास की कमी थी।
वे जीवन भर अपने सीधेपन से और दुखी रहते थे। इस बार मेरी सलाह मानी तो वे सफल हो गए। राजा ने अति प्रसन्न होकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, कोई आज्ञा करो बेटी। रमा ने नम्रता से कहा, महाराज मैं तो आपसे अनुरोध ही कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटे और बेटियों में कोई फर्क न किया जाए। महाराज, जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती। रमा ने रमा की बात मानकर राजा ने उसकी बात मानी, अपनी राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। रमा को ही उसकी सारी व्यवस्था सौंप दी। पंडित दरबार में राज पंडित के पद पर आसीन होकर उसका जीवन यापन करने लगी।